क्या आपने कभी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का सोचा? और मेरा मतलब महज कोई प्लॉट श्लॉट खरीदना नहीं, बल्कि रियल एस्टेट डेवलपर बनने का सोचा, मलिक रियाज स्टाइल। अब आप कह रहे होंगे कि आजकल तो मार्केट रेट्स के मुताबिक किसी एवरेज सी कॉलोनी में 5 मरले के प्लॉट लेने के पैसे भी नहीं, और आप में से बहुत थोड़े खुशनसीबों के पास शायद डीएचए में 1 या 2 कनाल तक के पैसे भी हों। लेकिन ये डेवलपर जितने पैसे तो नेक्स्ट लेवल वाला हिसाब है, वो नहीं आप में से किसी के पास भी। ठीक कह रहे होंगे आप, लेकिन आम इंसान के पास तो एक मैसिव यूटिलिटीज़ कंपनी जिसके अरबों के एसेट्स हों, हज़ारों मुलाजमीन हों, इसमें भी इन्वेस्टमेंट करने के पैसे नहीं। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रोज़ाना सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न के शेयर्स तो बेचे और ख़रीदे जाते हैं, और इनको आपके और मेरे जैसे लोग ही खरीदते हैं। मिसाल के तौर पर SNGPL का शेयर आज 38 रुपये का मिल रहा है। कोई ब्रोकर पकड़े, इसकी फ़ीस दें और ख़रीद लें, जितने भी शेयर खरीदने के पैसे हों। बिल्कुल ऐसी ही आसानी पाकिस्तान में रियल एस्टेट डेवलपमेंट के साथ होने वाली है। पाकिस्तान एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की एंट्री के दहाने पर खड़ा है जिसके तहत इसी स्टॉक एक्सचेंज में आम इन्वेस्टर्स बड़े रियल एस्टेट वेंचर्स में मालिकाना हिस्सा डालकर मलिक रियाज स्टाइल प्रॉफिट एंजॉय कर सकेंगे। पाकिस्तान में तारीख का पहला डेवलपमेंट रीट यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फ्लोट किया जा रहा है। रीट क्या होते हैं और पहला रीट कैसा है, आइए देखते हैं इन प्रॉफिट एक्सप्लेन्स। डेवलपमेंट रीट एक फंड होता है जो कि एक अलहदा लीगल एंटिटी की फॉर्म में होता है। ये पहले ज़मीन खरीदता है, इस पर रियल एस्टेट डेवलप करता है, और फिर रियल एस्टेट डेवलप करके इसको बेचता है, और फिर जो मुनाफा आता है वो अपने इन्वेस्टरों में वापस बांट देता है। अब तक तो आपको ये बहरिया टाउन या ईडन के तर्ज की रियल एस्टेट कंपनी ही लग रही होगी, राइट? इसमें भी तो बिजनेस पार्टनर्स ही होते हैं और प्रॉफिट्स इन्हीं के बीच में शेयर होते हैं। फ़र्क यहाँ से आता है कि रीट में शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, और आपको मलिक रियाज या अलीम खान से जान पहचान या बिजनेस मीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के तहत रीट ने अपने बिजनेस की बुक्स और अकाउंट्स शाया भी करना होते हैं। तो बरक्स बाकी रियल एस्टेट बिजनेसेस की तरह जिसमें बहुत सी 2 नंबरी भी होती है, यहाँ वो चांस बहुत ही कम होगा। अब हम आते हैं उस रीट की तरफ जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने जा रहा है। जावेदान कॉरपोरेशन 60 की दिहाई से एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। आरिफ हबीब कॉरपोरेशन ने जब इसे टेक ओवर किया तो सीमेंट प्लांट बंद करके रियल एस्टेट कंपनी बना दी। पाकिस्तान की बहुत से पुराने इंडस्ट्रियल यूनिट्स की तरह जावेदान ग्रुप की फैक्ट्रीज भी शहर के महंगे इलाकों में आ चुकी थीं। It just made more financial sense to sell the real estate rather than to run a cement manufacturing company. रियल एस्टेट की तरफ रुख करने के बाद जावेदान ग्रुप का सबसे बड़ा वेंचर है नया नाजिमाबाद, जो कि कराची के नॉर्थ नाजिमाबाद में वाक़ है, और जिसे ये ग्रुप सिटी विद इन ए सिटी कह रहा है। एक गेटेड कम्युनिटी एन कराची के अंदर, बगैर कराची के दीगर मसाइल के। कम से कम क्लेम यही है। वैसे तो ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, मगर इसमें से 9 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स का एक कॉम्प्लेक्स लेके रीट बना दिया गया है, ग्लोबल रेजिडेंसी रीट, GRR। जावेदान ग्रुप ने ये तमाम प्रोजेक्ट बेचा है GRR को 3.24 अरब रुपए का। अब कानूनी तौर पर GRR और जावेदान ग्रुप अलग अलग एंटिटीज़ हैं। GRR ने ये 3.24 अरब रुपए जावेदान ग्रुप को देने हैं, और उसके लिए दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। GRR की सूरत में 1.4 अरब रुपए का फंड बनेगा मार्केट से इक्विटी रेस करने के लिए। टोटल 140 मिलियन यूनिट फरोख्त होंगे 10-10 रुपए के। इसमें से 10% तो ओपन मार्केट में फ्लोट किए जाएंगे। बाकी 90% जो रह जाता है उसमें से मोस्टली जावेदान कॉरपोरेशन के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल दिया जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ 1.4 अरब रुपए हैं, और जावेदान को तो 3.24 अरब रुपए देने हैं। ज़मीन को कोलैटरल रख के GRR ने बैंक अल्फला से 1.14 अरब रुपए का लोन लिया और जावेदान को पे कर दिया, और बकिया 700 मिलियन रुपयों के लिए जावेदान को कहा कि हम अपार्टमेंट्स बेचते जाएंगे और आपका कर्ज उतारते जाएंगे। अब इस रीट को ज़रा एवेल्युएट करते हैं ताकि आपको पता लगे कि आपको इस रीट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि या नहीं। पहले तो आते हैं प्लस पॉइंट्स की तरफ। टोटल 4 साल की इन्वेस्टमेंट है। इनका क्लेम है कि डिविडेंड पहले साल से मिलना शुरू हो जाएगा और 30% IRR यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा।
जिसका मतलब है कि 4 साल के बाद आपको अपना पैसा मल्टीप्लाइड होकर 2.85 गुना मिलेगा। टोटल अपार्टमेंट्स हैं तकरीबन 1300, जिनमें से आधे पहले ही बुक हो चुके हैं, यानी इंस्टॉलमेंट्स आने लग गई हैं। प्लस ये पिछली हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी फ़ायदा उठा रहा है, जिसका मतलब है कि एंड प्रोडक्ट यानी फ्लैट्स के ओनर्स से ये नहीं पूछा जाएगा कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ये फ्लैट्स बेचना बहुत आसान हो जाएंगे। और जीआरआर को भी इस प्रोजेक्ट के प्रॉफिट्स पे टैक्स कम देना पड़ेगा इसी एमनेस्टी स्कीम के तहत। तीसरा प्लस, आरिफ हबीब का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। ये इससे पहले पाकिस्तान में एक और रीट भी एग्जीक्यूट कर चुके हैं, डॉलमन मॉल और ऑफिस कॉम्प्लेक्स की शक्ल में, जो पाकिस्तान का बेस्ट ऑफिस पार्क समझा जाता है। अलबत्ता ये रेंटल रीट है, यूनिट्स खरीदने वालों को डिविडेंड मिलता है इस रेंट को डिवाइड करके। चले जी, अब आ जाते हैं रिस्क की तरफ। जीआरआर की इन 9 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के केस में पॉसिबल डिले होने की वजह हो सकती है कि प्रॉपर्टी मार्केट ठप है। आगे भी लग रहा है कि मंदी ही रहेगी। इकोनॉमिस्ट का तो इत्तेफाक राय था ही, अब सियासी जमातों की इकोनॉमिक टीम्स का भी ख्याल है कि प्रॉपर्टी और प्लॉट्स बहुत सा पैसा हड़प किए हुए हैं जो किसी प्रोडक्टिव सेक्टर में डाला जा सकता था। खुद इमरान खान साहब ने एतराफ़ कर दिया कि रियल एस्टेट लॉबी के ज़ेरे असर कुछ फैसले करना गलत थे। लगता है आने वाली हुकूमतें डिसइंसेंटिवाइज करने वाली हैं इस सेक्टर को। दूसरा रिस्क, इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग कुछ ज़्यादा ही टाइट है। जीआरआर फंड बनाकर 1.4 अरब रुपए की इक्विटी तो उठा रहा है, लेकिन लायबिलिटीज़ को तो देखें। बैंक अल्फला को 1.14 अरब रुपए वापस करना है, 700 मिलियन रुपए जावेदान कॉरपोरेशन को देने हैं। इनके पास एल्बो रूम बिल्कुल भी नहीं है। ज़मीन के एवज तो उन्होंने बैंक अल्फला से क्रेडिट फैसिलिटी ली हुई है। प्रिटी ओवरस्ट्रेच्ड। इन्होंने ये सारे फ्लैट्स बेचने हैं और इतनी जल्दी बेचने हैं कि इनको कंस्ट्रक्शन में भी कोई ताख़ीर ना हो। ऐसी टाइट सिचुएशंस ऑन पेपर अगर बैलेंस आउट हो भी जाएं, मर्फी के असूल से डसे जा सकते हैं। मर्फी का असूल ये है कि अगर कोई चीज़ गलत हो सकती है तो वो गलत होगी। तीसरा रिस्क, इन्फ्लेशन की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पहले ही बहुत हाई हैं और खुदा ना खास्ता अगर मज़ीद ऊपर गई तो कंप्लीशन के लिए मज़ीद पैसे चाहिए होंगे। इस कैश फ्लो गैप की वजह से और डिले मुमकिन है। चलें अब देखते हैं इन पॉसिबल डिलेज की वजह से इन्वेस्टर्स पर क्या असरात आ सकते हैं। वो टैक्स एमनेस्टी जिसका जिक्र पहले हुआ था इन प्रोजेक्ट्स के लिए है जिनका ग्रे स्ट्रक्चर सितंबर 2023 तक खड़ा हो जाएगा। अगर जीआरआर इसमें थोड़ी भी ताख़ीर करे तो एमनेस्टी गई हाथ से, जिसका मतलब है कि जीआरआर को प्रोजेक्ट के टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, जिससे इन्वेस्टर्स का रेट ऑफ रिटर्न भी कम हो जाएगा। प्रोजेक्ट डिले की वजह से यही रिटर्न्स 4 साल की जगह 5 या 6 साल तक चले जाएं तो यही 30% रिटर्न कम होकर 15 से 20% तक आ जाएंगे, और ये रिटर्न्स तो इससे कम रिस्क पर कहीं और से भी मिल सकते हैं। सोने पे सुहागा अपार्टमेंट्स बेचने भी मुश्किल हो जाएंगे। जो लोग टैक्स एमनेस्टी के ज़रिए अपने काला धन सफ़ेद करना चाह रहे थे, उनका इंसेंटिव कम हो जाएगा अपार्टमेंट्स खरीदने में। इससे पहले कि हम पर इल्ज़ाम लग जाए कि हम प्रोजेक्ट में डिलेज के रिस्क को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, ये बताते चलें कि मिज़ान बैंक, जो कि हमसे शायद बेहतर होना चाहिए है रिस्क असेसमेंट में, वो कॉन्फिडेंट है इस प्रोजेक्ट के बारे में और 9 में से 3 टावर्स के लिए मुशारका फाइनेंसिंग कमिट कर चुका है। रिटर्न्स अच्छे हैं और इसकी कामयाबी से पाकिस्तान में और भी रीट्स की आमद हो सकती है, जिसके तहत एवरेज पाकिस्तानी इन्वेस्टर के पास मौका होगा बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में हिस्सा डालने का।